प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज के एपिसोड की शुरुआत कक्षा 6 के हिंदी के पाठ हार की जीत से करेंगे, जिसमें हम इस पाठ के भाग 2 को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद हम कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गिल्लू। इस पाठ के भी हम भाग 2 को आज देखने वाले हैं। इसके बाद हम कक्षा 8 के पाठ 2 को देखेंगे, जिसका नाम है छोटा जादूगर। फिर हम कक्षा 9 की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे और हिंदी विषय में कबीर की साखियां एवं सबद को पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम कक्षा 11वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। हम बायोलॉजी के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। दोस्तों, हम इस पाठ में से कुछ बेहद रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे, जो आपको इस पाठ की समझ बनाने में सहायक साबित होंगे। मुझे आशा है आप अभी तक अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठ चुके होंगे, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आप भूले तो नहीं, हम इन वीडियो में हार की जीत नामक कहानी पढ़ रहे हैं और ये उस कहानी का दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम उस कहानी को पढ़कर जानेंगे कि बाबा भारती की चिंता क्या थी और सुल्तान की चोरी हो गई। सुल्तान की चोरी होने के बाद बाबा के वचन ने एक जादू किया। वो कैसा जादू था, कहानी पढ़कर पता चलेगा। और डाकू खड़क सिंह का हृदय कैसे बदल गया, आइए इस वीडियो को देखकर जानते हैं। कहानी में अब तक यह हुआ कि बाबा भारती के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ा था, जिसका नाम था सुल्तान। और सुल्तान अपने इलाके का सबसे अच्छा, सुंदर और बलवान घोड़ा था। साधु के पास यह घोड़ा देखकर डाकू खड़क सिंह उनसे जलने लगा और उसने सोचा कि क्यों ना इस घोड़े को चुरा लिया जाए। और वह बाबा भारती को यह धमकी देकर जाता है कि वह सुल्तान को ज्यादा दिनों तक उनके पास न रहने देगा। और बाबा भारती को चिंता होने लगती है। अब हम आगे की कहानी जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रातों को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। यानी बाबा को डाकू खड़क सिंह की धमकी एक स्वप्न के भय की तरह लगने लगी। यानी जिस प्रकार स्वप्न में हम डर जाते हैं, वैसा ही डर लगा। कहानी में आगे यह हुआ कि संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा कर्रा रहा है। बाबा बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है?
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। राम वाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? अपाहिज बोला, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथों से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, पर खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा भारती ने कहा, आप घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। डाकू खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को यहां से भगाना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। सिर मारने का अर्थ होता है सोच विचार करना। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी दीन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह की कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग का अर्थ होता है लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे।
रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे स्वप्न में चल रहे हों, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया। यानी बाबा भारती का मन अब अस्तबल की ओर जाने को न कर रहा था। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। बच्चों, इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। पर क्या आपको पता चला कि हार की जीत का मतलब क्या है? हाँ, हार की जीत का मतलब यह है कि बाबा भारती अपना घोड़ा डाकू खड़क सिंह से हार गए थे, किंतु अपने वचन और व्यक्तित्व से उन्होंने अपनी हार को अपनी जीत में बदल दिया, यानी अपने घोड़े सुल्तान को वापस पा लिया। इसीलिए बच्चों, अच्छा व्यवहार और अच्छा चरित्र हमें हार कर भी चीजों को जिता देता है। आइए बच्चों, जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाबा ने खड़क सिंह से ऐसा क्या बोला कि खड़क सिंह ने उन्हें उनका घोड़ा वापस कर दिया, और खड़क सिंह ने घोड़ा वापस करते हुए क्या किया। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया, यानी उसका मन बदल गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई है। हाँ, तो घर जाकर इस कहानी को पढ़ना मत भूलिए। इस कहानी को घर जाकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गिल्लू नाम की इस वीडियो में। गिल्लू कहानी की ये दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गिल्लू किस प्रकार के खेल खेला करता था, और लेखिका जब बीमार पड़ गई तब गिल्लू का क्या हुआ, और गिल्लू की मृत्यु कैसे हुई, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोचक है, इसीलिए बच्चों ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अब तक की कहानी में हमने यह जाना कि गिल्लू नाम का एक गिलहरी होती है, और वो गिलहरी लेखिका महादेवी वर्मा अपने पास रख लेती है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। इस प्रकार गिल्लू लेखिका के पास रह जाता है और तरह तरह के खेल खेला करता है। इसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना
हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका ने गिल्लू के खेल के बारे में कहा है कि गिल्लू किस प्रकार के रोचक रोचक खेल खेलकर लेखिका को मनोरंजित करता रहता था। इसके बाद लेखिका ने सोन जूही के फूल का वर्णन भी यहीं पर किया है। भूलिएगा नहीं बच्चों, कहानी की शुरुआत में हमने सोन जूही के बारे में जाना था। लेखिका ने सोन जूही का वर्णन कहानी के शुरुआत में भी किया है, कहानी के मध्य में भी किया है और कहानी के अंत में भी किया है। इसलिए आइए आगे जानते हैं क्या है सोन जूही में ऐसा खास। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका बताती है कि गिल्लू लेखिका के साथ खाना खाया करता था, जबकि लेखिका के साथ खाना खाने की किसी भी पशु की हिम्मत ना थी। पर फिर भी गिल्लू जबरदस्ती लाड प्यार के कारण लेखिका के साथ आकर बैठकर खाना खाने लगता था और लेखिका ने उसे थाली के पास बैठकर खाना खाना भी सिखाया था। इसके बाद लेखिका ने बताया कि गिल्लू को खाने में सबसे ज्यादा काजू पसंद था। काजू गिल्लू का पसंदीदा खाद्य पदार्थ था, यानी खाने की चीज थी। लेखिका यदि गिल्लू को काजू के अलावा कोई चीज दी जाती तो वह उसे अपनी टोकरी से बाहर फेंक देता था या फिर न खाता। आइए आगे जानते हैं इस नटखट गिल्लू के बारे में। मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि गिल्लू किस प्रकार मोटर दुर्घटना के बाद लेखिका के बीमार पड़ने पर क्या क्या करता था। गिल्लू लेखिका के बीमार पड़ने पर किस प्रकार कैसा महसूस करता था। उसने बताया है कि गिल्लू लेखिका से कितना प्रेम करता था। गिल्लू अपना पसंदीदा खाद्य पदार्थ भी लेखिका की याद में न खाता और जब लेखिका घर आ गई तो किस प्रकार उसको आनंद देने की कोशिश करता, उसके सर पर हाथ फेरता। एक प्रकार से जैसे गिल्लू लेखिका की पर्सनल नर्स हो। पर्सनल नर्स मतलब परिचारिका। यहां पर लेखिका ने मनुष्य का एक पशु से जो आत्मीय संबंध होता है उसको प्रकट करने का प्रयास किया है। जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता
और ठंडक में भी रहता। यहाँ लेखिका बताती है कि गिल्लू गर्मी से बचने के लिए क्या करता था। यानी ना तो वह गर्मियों में बाहर जाता और ना ही अपनी टोकरी में बैठा रहता। वह लेखिका के समीप रहने के लिए एक सुराही पर जा बैठता और लेखिका के पास भी रहता और गर्मी से भी बचा रहता। से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। इस प्रकार गिल्लू की इस दिल छू जाने वाली कहानी का खात्मा होता है। लेखिका ने यहाँ पर मनुष्य और पशु के मध्य एक संबंध प्रकट किया है। किस प्रकार की आत्मीयता बन जाती है मनुष्य और पशु में, लेखिका ने यह बताया है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस कहानी में हमने जाना कि जब लेखिका नहीं होती तब गिल्लू क्या करता था। यानी जब लेखिका हॉस्पिटल में थी तब गिल्लू ने अपना समय कैसे बिताया। लेखिका ने गिल्लू को खाना खाना कैसे सिखाया। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने क्या किया। गिल्लू किस प्रकार लेखिका को याद करता रहता था और गिल्लू ने अंतिम समय में क्या क्या किया। किस प्रकार उसने लेखिका से अपना स्नेह प्रकट किया और किस प्रकार उसका शरीर ठंडा सा हो गया। लेखिका ने इन सभी प्रसंगों के बारे में बताया है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप अब तक इस पाठ को पढ़ चुके होंगे। यदि अभी तक आपने यह पाठ नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी हिंदी की किताब भाषा मंजरी का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर नाम की कहानी का ये दूसरा वीडियो है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम कहानी को पढ़ेंगे और पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भूलिए मत, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कहानी छोटा जादूगर। छोटा जादूगर नाम की इस कहानी में अब तक यह हुआ कि लेखक एक बच्चे से कार्निवल के मैदान में मिला। बच्चे ने बहुत सारी बातें लेखक को बताई, जैसे उसे क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और लेखक ने उस छोटे बच्चे को शरबत पिलाया और फिर लेखक ने खेल की 12 टिकटें खरीदकर छोटा जादूगर को दी। छोटे जादूगर ने 12 खिलौने इकट्ठे कर लिए और उसे लेकर वह वहां से चला गया। यह थी लेखक से छोटा जादूगर की पहली मुलाकात। पर यहां तक एक बार भी ना तो बच्चे ने और ना ही लेखक ने छोटा जादूगर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आइए आगे की कहानी जानते हैं। अब आगे की कहानी में कुछ इस तरह हुआ कि कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं यानी लेखक जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में छोटा जादूगर दिखाई पड़ा।
हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? लेखक ने कहा, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। बच्चे ने कहा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। लेखक क्रोध से कुछ और कहने ही जा रहा था कि लेखक की श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में मां की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। वाचलता का अर्थ होता है बोलने की कुशलता। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेखक सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के? लड़का बोला, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका का अर्थ होता है जीवन यापन का साधन। लेखक कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कह दिया, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? वह बोला, पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। लेखक का क्रोध अब लौट आया। लेखक अपने पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी, यानी शाम की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी का अर्थ होता है डूबता हुआ। शांत वातावरण। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर बढ़ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। स्मरण यानी याद। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कम्बल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहां कहां? तुम यहां कैसे? वह बोला, मेरी मां यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखने गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कम्बल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, मां। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चों, हमने देखा किस प्रकार ये दूसरा और तीसरा मिलन छोटा जादूगर से लेखक का एक अलग संबंध स्थापित कर देता है। हमने जाना कि छोटा जादूगर सच में जीवन का बड़ा जादूगर है। आइए बच्चों, जानते हैं कि आज किस कहानी में हमने क्या सीखा। आज की इस कहानी में हमने देखा कि छोटा जादूगर खेल क्यों दिखाता था। उसको आवश्यकता थी अपने पेट को भरने की, अपने मां का इलाज कराने की। उसको पथ्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता ने उसे जादूगर का खेल दिखाने पर मजबूर कर दिया था। और लेखक खुद पर क्रुद्ध क्यों हो गया और वह क्या सोचने लगा, वह ऐसा क्यों सोच रहा था, हमने यह सब जाना। बच्चों, मुझे आशा है कि अब तक की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अब तक आपने इस कहानी को पढ़ लिया होगा।
यदि अभी तक आपने इस कहानी को नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस कहानी को पढ़ लीजिए। कहानी वहीं से पढ़नी है, आपकी हिंदी की किताब भाषा मंजरी से। भाषा मंजरी से इस कहानी को पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप इसके महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर लें, जिससे आगे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा हो। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से भी आपकी सहायता हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए पाठ पढ़ना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवक जगत और कवक का वर्गीकरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। दोस्तों, कवक जगत को हम फंजाई भी कहते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कवक विश्वव्यापी यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन है, जिसका अर्थ है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये ब्रेड, अगर आप ब्रेड को कुछ दिन के लिए खुला नमी वाले स्थान पर छोड़ दें तो ब्रेड कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। यह कवक की वजह से होता है और ये फलों के ऊपर भी उग जाते हैं। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो कि कवक जगत का एक सदस्य है वह एक कोशिकीय है। यह यीस्ट का माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है और यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वह एक लौता फंजाई का ऐसा सदस्य है जो कि एक कोशिकीय है। आइए दोस्तों, अब कवक की शरीर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक मशरूम है जो कि कवक जगत का एक सदस्य है। कवक तंतुमयी होते हैं। यह पतली लंबी धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कवक तंतु यानी कि हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। अब दोस्तों, कवक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है संकोष्ठी कवक तंतु और दूसरा है पटीय कवक तंतु। अब दोस्तों आइए इनके बारे में जानते हैं। जो दोस्तों संकोष्ठी कवक तंतु होता है, यह बटे नहीं होते यानी कि इसमें सेप्टेट नहीं होता है और यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं और इनमें बहुकेंद्रीकृत कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ जो पटीय कवक तंतु होता है उनमें सेप्टेट पाए जाते हैं। तो जिसका मतलब है कि यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स नहीं होती हैं, यह विभाजित होते हैं और इनके सेप्टेट में छिद्र होते हैं जिससे कि इनका कोशिका द्रव्य संपर्क में रहता है। और दोस्तों आपको एक और बात फंजाई यानी कि कवक के बारे में याद रखनी है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कवक जगत की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, जैसे कि ये मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है ये मृत जीवों पर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई परजीवी के रूप में भी रहते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे जंतु और पौधों पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई तो एल्गी के साथ भी रहते हैं जिन्हें हम लाइकन कहते हैं। और दोस्तों लाइकन कुछ इस प्रकार का दिखता है। और दोस्तों कुछ फंजाई पेड़ों के मूल के साथ संबंध बना के रहते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फंजाई का बीजाणु है जो कि किसी एक पेड़ की मूल के साथ रहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फंजाई में जनन को समझते हैं। फंजाई कायिक विधि यानी कि वेजिटेटिव मीन्स खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी कि फिशन, मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु से होता है जिसे कोनिडिया अथवा धानी बीजाणु जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं अथवा चल बीजाणु जिसे हम जूस्पोर्स कहते हैं, उनके द्वारा होता है। और दोस्तों इनमें लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी कि ऊस्पोर्स, एस्कस बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर और बेसिडियम बीजाणु यानी कि बेसिडियोस्पोर से होता है।
आइए दोस्तों, फंजाई में लैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दो युग्मक जो कि चल अथवा अचल हो सकते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कुछ फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिकी अवस्था बनती है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं। इस कंडीशन को हम केंद्रक युग्म यानी कि डायकैरियोन कहते हैं और इस फेज को हम द्विकेंद्रक प्रावस्था यानी कि डायकैरियोफेज कहते हैं। बाद में केंद्र संलयन होता है, जिसके बाद द्विगुणित कोशिका बनती है। इस द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के बाद अगुणित बीजाणु का उत्पादन होता है, जो कि बाद में माइसीलियम का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरह से फंजाई में लैंगिक जनन के स्टेप्स होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कवक का वर्गीकरण समझते हैं। ये कवक जाल के आकार की, बीजाणु बनने तथा फलनकाय होने के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो जो सबसे पहला समूह इसका आता है उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। अब इसको जानते हैं। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यह राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल्ड है। यह फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और यह ब्रेड पर उगता है, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं। अब हम फाइकोमाइसिटीज के कुछ विशेषताओं को जानेंगे। ये जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम सलीन स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। ये अलैंगिक जनन चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स तथा अचल बीजाणु यानी कि एप्लानोस्पोर्स के द्वारा करते हैं। ये बीजाणुधारी यानी कि स्पोरेंजियम से उत्पन्न होते हैं। आइए फाइकोमाइसिटीज के कुछ और उदाहरणों को जान लेते हैं। पहला है म्यूकर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, और दूसरा है एल्ब्यूगो। आइए अब कवक जगत के अगले समूह एस्कोमाइसिटीज को समझते हैं। इन्हें थैली फंजाई यानी कि सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इनमें एक कोश की यानी कि यीस्ट और बहुकोश की पेनिसिलियम आते हैं, और पेनिसिलियम का चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमल रागी यानी कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का अर्थ है कि ये पशुओं के मल में उग जाते हैं। अब हम एस्कोमाइसिटीज के जनन को समझेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को जानेंगे। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है, और यह बीजाणु विशिष्ट कवक जाल कोनिडी मदर यानी कि कोनिडियोफोर पर उगते हैं और बाहरी ओर उत्पन्न होते हैं। ये कोनिडिया बीजाणु हाइफा यानी कि कवक तंतु का निर्माण करते हैं, और इनमें लैंगिक जनन एस्कोस्पोर्स यानी कि एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज को समझते हैं। इसमें मुख्यतः मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं। और दोस्तों, इनका कवक जाल भी शाखित तथा पटीय होता है। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के जनन को समझते हैं। दोस्तों, ये बेसिडियम फलनकाय है, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसमें बेसिडियम होता है, जहां पर केंद्रक संलयन तथा मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स यानी कि बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु नए फंजाई का निर्माण करते हैं। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। यह एगैरिकस है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का एक सदस्य है।
और इसका अगला उदाहरण है ऑस्टिलैगो। ऑस्टिलैगो दोस्तों एक परजीवी के रूप में रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कवक के आखिरी समूह ड्यूटेरोमाइसिटीज को समझेंगे। आइए इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं और इनके हमें अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है। और दोस्तों ये कोनिडिया से जनन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा की एक कॉलोनी है, और अल्टरनेरिया। यहां पर दोस्तों कवक जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और जनन प्रक्रियाओं को समझा। और दोस्तों साथ ही में हमने कवक का वर्गीकरण भी जाना, जिसमें हमने इसके कुछ समूहों के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का एक जगत फंजाई यानी कि कवक को समाप्त कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है, जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। दिमित्री इवानोविस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं।
फिर बाद में M.W. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर W.M. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस का चित्र है जिसमें कि मैंने RNA और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी NCERT किताब का चित्र है और ये वायरस तंबाकू मोजाइक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग हैं: शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में T.O. डायनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था, जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त RNA होता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं और शैवाल वाले भाग को हम शैवलांज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों आज हमने आपकी NCERT किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड समझ आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। चलिए देखते हैं आज हमने इस एपिसोड में क्या क्या पढ़ा। हमने कक्षा 6 में आज हार के जीत पाठ को पढ़ा। उसके बाद हमने कक्षा 7 में गिल्लू पाठ के भाग 2 को देखा। कक्षा 8 में हमने हिंदी का पाठ छोटा जादूगर पढ़ा। उसके बाद हमने कक्षा 9 में कबीर की साखियां एवं शब्द पढ़े और एपिसोड के अंत में हमने कक्षा 11 के जीव जगत का वर्गीकरण पाठ को पढ़ा। आज हमने इस पाठ पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल किया। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल के एपिसोड में हम इंग्लिश विषय की पढ़ाई करेंगे, जिसमें कक्षा 6 में हम द किंग एंड द ट्री गॉडेस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 7th में हम बी अ फ्रेंड टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लास 8th में हम द नाइफ फ्रेंड्स की पढ़ाई करेंगे और क्लास 9th में हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर टॉपिक को पढ़ेंगे और अंत में हम क्लास 11th में द फोटोग्राफ पोयम को पढ़ेंगे।
पुनः प्रसारण हेतु जरूरी सूचना। अभी के देखे गए एपिसोड का पुनः प्रसारण ठीक 3 बजे इकोवेशन के YouTube चैनल पर होगा। YouTube पर Digi7 इकोवेशन सर्च करके आप इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।